नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हें मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं। आप बताना है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं। बताएंगे ये सभी हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन में है 12, 14, 16, 20। हिंदू धर्म में आपको बताना है कि कितने संस्कार होते हैं, 12, 14 या 16 या 20। तो हिंदू धर्म में आप याद रखेंगे संस्कार। अगर आपसे पूछ रहा है कि संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कार आप याद रखेंगे संस्कार कितने होते हैं। हिंदू धर्म में संस्कार की संख्या होती है 16। कितने संस्कार होते हैं आपके? 16 होते हैं हिंदू धर्म में संस्कार की संख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? फल्गु, निरंजना, हिरण्यवती या क्षिप्रा? इनमें से आप बताएं गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी। गौतम बुद्ध आपने पढ़े, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध आप पढ़ते हैं। और गौतम बुद्ध में बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, हमने एक इसमें क्लास भी आपकी कराई है बौद्ध धर्म से, उसमें सबको कवर करा दिया गया। तो गौतम बुद्ध से संबंधित 3 नदी आप याद रखेंगे। एक तो वह स्थान जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे आप पढ़ते हैं, बोध गया बिहार में। एक पहला स्थान वो जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया, तो आप पढ़ते हैं पहला उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ वाराणसी में। और वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। तो पहला उपदेश अगर पूछे कि किस नदी के किनारे दिया, तो आप याद रखेंगे वाराणसी नदी के किनारे दिया। फिर आप पढ़ते हैं जन्म तो आपने पढ़ा होगा लुम्बिनी नेपाल में हुआ, लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ पे आपकी मृत्यु हुई है वहाँ पे एक नदी बहती थी आपकी, और नदी का नाम क्या है? हिरण्यवती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण्यवती नदी। कौन सी नदी है? हिरण्यवती नदी। फल्गु या निरंजना या फल्गु एक ही नाम है। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इन्हें क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ इन्हें? ज्ञान प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई? ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति आप याद रखेंगे, निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। और वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान आपका कहलाया बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बोध गया आपका पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, ये आपका ये हो गया आपका क्या? ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा है प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश भी आप याद रखेंगे। प्रथम उपदेश आपने पढ़ा होगा, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? प्रथम उपदेश दिया आपका सारनाथ में। सारनाथ में। सारनाथ आपका कहाँ पड़ता है? सारनाथ आपका पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में प्रथम उपदेश। और वाराणसी किस नदी के किनारे? वाराणसी गंगा नदी के किनारे शहर है, तो गंगा नदी के किनारे प्रथम उपदेश इन्होंने दिया। लेकिन आपसे पूछे मृत्यु, तो मृत्यु आपने पढ़ा होगा कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में। और कुशीनगर में कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? मतलब बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जो जानकारी देता है वो कौन सा आपका पिटक है? वैसे आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया यानी जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है। सबसे बड़ा पिटक अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ा पिटक, तो सबसे बड़ा पिटक आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा पिटक कौन है? सबसे बड़ा पिटक है आपका सुत्त पिटक। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पिटक, सबसे छोटा पिटक, सबसे छोटा पिटक अगर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटा पिटक आप याद रखेंगे। सबसे छोटा पिटक आपका विनय पिटक। कौन है सबसे छोटा पिटक? विनय पिटक। तो जो सबसे बड़ा है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इंसाइक्लोपीडिया उसे बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुत्त पिटक। तो इसलिए बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया क्या हो जाएगा आपका? सुत्त पिटक। क्लियर हुआ? तो ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। और आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के तिररत्न कौन कौन से? तिररत्न ये तो हो गए पिटक। पिटक का मतलब होता है पाली भाषा में रचना। तिररत्न अगर आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म के तिररत्न, तो इनमें आप याद रखेंगे एक कौन है? एक तो है बौद्ध, एक कौन है आपका? धम्म, और एक कौन है आपका? संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये आपके तिररत्न होते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में से जम्मू कश्मीर में कौन सा महाजनपद था? आपको बताएं 16 महाजनपदों में से जम्मू कश्मीर में कौन सा महाजनपद था? काशी, चेदी, काम्बोज या गांधार? इनमें से आप बताएंगे कौन सा महाजनपद आपका जम्मू कश्मीर में था?
तो काशी आप पढ़ेंगे, काशी, काशी की कैपिटल क्या थी? काशी की कैपिटल थी वाराणसी। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैपिटल याद है। चेदी, चेदी की जो आपकी कैपिटल थी वो क्या थी? शक्तिमती। क्या थी आपकी? शक्तिमती। काम्बोज की पूछे तो काम्बोज की क्या थी आपकी? हाटक। और गांधार की क्या थी? गांधार की थी आपकी तक्षशिला। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। अब इनकी लोकेशन देखेंगे, गांधार, तक्षशिला, ये वर्तमान लोकेशन इसकी मिलेगी आपको पाकिस्तान में। इसकी लिखेंगे, देखेंगे काम्बोज, हाटक, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। आप देखें चेदी, शक्तिमती, तो चेदी, शक्तिमती अगर आपसे पूछ रहा है, ये आपको मिलेगा बुंदेलखंड में। कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको बुंदेलखंड में। और आपसे पूछा जाए जी काशी वाराणसी, अब आप जानते हैं काशी वाराणसी, तो उत्तर प्रदेश क्लियर हो गया। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका काम्बोज। और काम्बोज की कैपिटल क्या है? हाटक। कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर। और ये पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का विवरण, ये पहले भी पढ़ चुके आप, 16 महाजनपदों का विवरण, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों का विवरण ये किस निकाय में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का विवरण ये कौन से निकाय में मिलता है? बौद्ध धर्म का निकाय है। और इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें ये जानकारी मिलते हैं कि इस तरीके से आपके 16 महाजनपद थे और उनकी ये कैपिटल थी। आगे बढ़ेंगे जी। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ये अशोक के द्वारा बनाए गए आपके अभिलेख हैं। अब आपको बताना है कि इसमें लोकेशन किसकी सही नहीं है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सन्नाती आंध्र प्रदेश, रूपनाथ मध्य प्रदेश, अहरोरा उत्तर प्रदेश, इसमें आप बताएंगे अशोक का कौन सा अभिलेख आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है आपका सन्नाती। कौन सा सुमेलित नहीं है? सन्नाती। सन्नाती आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। सन्नाती आपका कहाँ पर है? सन्नाती है कर्नाटक में। सन्नाती कहाँ पर आपका? कर्नाटक। क्लियर हो गया? सन्नाती कहाँ पर है? कर्नाटक। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, मौर्य काल में असली एवं नकली मुद्रा की पहचान करने वाला अधिकारी ये क्या कहलाता था? ऑप्शन आपके सन्निधाता, मुद्राध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या रूपदर्शक। इनमें से आपको बताना है कि मौर्य काल में असली एवं नकली मुद्रा की पहचान करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो असली और नकली, असली और नकली मुद्रा की पहचान करने वाला अधिकारी, इसे हम किस नाम से जानते थे? इसका नाम था आपका रूपदर्शक। क्या था आपका? रूपदर्शक। और आपसे अन्य जो इनके नाम जैसे लक्षणाध्यक्ष है, आपसे पूछा जाएगा मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी। क्या है? मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी। तो ये क्या कहलाता था? मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी। ये क्या कहलाता था आपका? मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कहलाता था आपका क्या? लक्षणा अध्यक्ष। नेक्स्ट, मुद्राध्यक्ष क्या है? मुद्राध्यक्ष याद रखेंगे पासपोर्ट विभाग का। यहाँ याद रखना है, मुद्राध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी नहीं है। मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कौन है? लक्षणाध्यक्ष। लेकिन आपसे पूछा जाए पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जा रहा है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कहलाता था आपका मुद्रा अध्यक्ष। नेक्स्ट, सन्निधाता क्या है? आप याद रखेंगे कोषाध्यक्ष। क्या है? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका सन्निधाता। ये याद रखेंगे, ये आपके 4 बड़े पद हैं। कोषाध्यक्ष पूछे सन्निधाता है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष पूछे तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष याद रखेंगे मुद्राध्यक्ष है, मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष है, और असली एवं नकली मुद्रा की पहचान करने वाला अधिकारी कौन होता था आपका? रूपदर्शक। इनको आप याद रखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मौर्य काल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भरूच स्तूप स्थित है। भरूच स्तूप आपको बताना है, भरूच स्तूप आपका कहाँ पर है? सागर में, खजुराहो में, मिर्जापुर में या सतना में? भरूच स्तूप आप बताएंगे, भरूच स्तूप कहाँ पर है, इसकी लोकेशन। तो भरूच स्तूप की आपको जो लोकेशन है ये कहाँ पे मिलेगी? भरूच स्तूप आपको मिलेगा सतना, और सतना जो आपका जिला पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखेंगे भरूच स्तूप कहाँ पर स्थित है? सतना, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? सतना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। इनमें से आपको बताना, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? अनुसूचित जाति यहाँ पर आपकी निवास नहीं करती अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे इनके लिए कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे तो भाग 1 आप पढ़ते हैं राज्यों का संघ है, भाग 1 राज्यों का संघ, और आर्टिकल पढ़ते हैं 1 से 4 तक, इसमें आर्टिकल है। उसके बाद आप पढ़ते हैं नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2, ठीक है, और नए राज्य का निर्माण एवं उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3। तो इनमें से आपको बताना है किसी भी नए राज्य का अगर हमें गठन करना है तो उसके लिए हमें कौन सा समर्थन आपका अनिवार्य होगा। तो आपको याद रखना है नए राज्य के गठन के लिए हमें कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। अगर उस विधेयक को, जैसे किसी नए राज्य का गठन होता है तो संसद में साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब क्या है, अगर हम उस बहुमत मतलब साधारण बहुमत को बोलेंगे 50% प्लस 1 सदस्यों द्वारा, जो आपके सांसद हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों से, और उसके बाद में राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, जिसमें आर्टिकल 79 आप पढ़ते हैं। तो अगर आप 50% प्लस 1 जो आपके उपस्थित सदस्य हैं, लेकिन गणपूर्ति या कोरम संख्या होना चाहिए, क्योंकि उस सदन में आपको याद रखना है कि किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए गणपूर्ति या कोरम संख्या होना आवश्यक है। तो गणपूर्ति या कोरम संख्या आप पढ़ते हैं कि कुल सदस्यों का जो आपका 10% होता है उसे गणपूर्ति या कोरम संख्या बोलते हैं, और उन गणपूर्ति या कोरम संख्या पूरी है और उसमें से 50% प्लस 1 सदस्य आपके उस जो आपका नया विधेयक होना है पारित, तो उसके लिए वोटिंग अगर कर देते हैं तो आप याद रखेंगे संसद में साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित होने के बाद में नए राज्य का आपका गठन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी 50% प्लस 1 सदस्य अगर उस पर वोटिंग कर देंगे तो नए राज्य का गठन हो जाएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी आप बताएं कंफर्म करके क्वेश्चन सही है या गलत है, बताएंगे सभी जी। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो आप सब जानते हैं मौलिक अधिकारों में या किसी भी अन्य संशोधन की बात आए तो संशोधन करने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास है संशोधन करने की शक्ति। और संसद आप पढ़ते हैं, संसद का जो निर्माण है, जैसे ये संसद है तो संसद में आपके 2 तो सदन आते हैं। 2 सदन कौन कौन आएंगे? एक तो आएगा लोकसभा, एक आएगा राज्यसभा, और एक आपका संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद कौन है? राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर के आर्टिकल 79 आप पढ़ते हैं। आर्टिकल 79 में आपका संसद का गठन और संरचना मिलती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। अब यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात आती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन तो हो चुका है। संशोधन आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमने संशोधन किया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसमें क्या था, आर्टिकल 31 में एक आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार का नाम क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति, ठीक है। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था हमने यहाँ से इसे हटाया और बहुत दूर जा करके यानी आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया, और 300 क में जोड़ने के बाद में संपत्ति का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार बन गया है? ये बन गया आपका कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार बन गया? आपका कानूनी अधिकार। तो संसद को आपका शक्ति मिली हुई है कि वो मौलिक अधिकारों में आप में संशोधन कर सकती है, और ऐसा एक बार हो चुका है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आर्टिकल 31 जो मौलिक अधिकार में आता था संपत्ति का अधिकार, उसे कैसा अधिकार बना दिया गया? आगे आपका कानूनी अधिकार। कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया? आर्टिकल 300 के। तो ऐसी शक्ति किसके पास? आपका संसद के पास। आपसे पूछे लोकसभा का गठन और संरचना किसमें? 81 में। राज्यसभा का आपका पूछा जाए ये किसमें? राज्यसभा आप याद रखेंगे। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? ये याद रखेंगे 80 में। सर्वोच्च न्यायालय आपसे पूछा जाए ये किसमें? आपका आर्टिकल 124। कौन सा? आर्टिकल 124। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करना है आपको। एक तरफ आपके दर्रे हैं और एक तरफ आपके राज्य हैं कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य से आपका संबंधित है। माना दर्रा कौन से राज्य में? नाथुला कहाँ पर है? जोजिला कहाँ पर है? सिपकिला कहाँ पर है? इनको सुमेलित करना आपको। माना दर्रा, माना तो आप याद रखेंगे माना दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में।
जोजिला आपसे पूछे जोजिला कहाँ पर है, जोजिला आप याद रखेंगे कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और आपसे पूछा जाएगा जी शिपकिला कहाँ पर है, शिपकिला आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है जी माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ पर है, माना, तो माना दर्रा कहाँ पर आपका उत्तराखंड में। आपसे पूछा जाएगा जी नाथुला कहाँ पर है, नाथुला आप याद रखेंगे, नाथुला आपका सिक्किम में। आपसे पूछा है जोजिला कहाँ पर है, जोजिला आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा जी, आपसे पूछा शिपकिला कहाँ पर है, शिपकिला आप याद रखें हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है शिपकिला, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। मतलब नवीनतम का बात ये नहीं कि हाँ जी अभी इसका निर्माण हुआ है, नवीनतम का मतलब यह है कि ये आपकी जो चट्टान प्रणाली है इन चट्टानों के सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे नवीनतम हम संज्ञा दे रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना, इनमें से आप बताएंगे कौन सी नवीनतम आपकी चट्टान प्रणाली है, नवीनतम। तो आप पहले तो इनकी लोकेशन देख लेंगे। लोकेशन विंध्यन कहाँ पर है, विंध्यन चट्टान प्रणाली, विंध्यन, तो विंध्यन आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। कुड़प्पा अगर आपसे पूछ रहा है कुड़प्पा कहाँ पर है, कुड़प्पा आप याद रखेंगे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ कहाँ पर है, धारवाड़ आप याद रखेंगे कर्नाटका में। और आप याद रखें गोंडवाना कहाँ पर है, गोंडवाना आप सब पढ़ते ही हैं। गोंडवाना जैसे आप बिहार, बिहार में फैला हुआ है, झारखंड और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और क्या है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और एक क्या हो गया आपका उड़ीसा। क्लियर हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका गोंडवाना तंत्र फैला हुआ है। अब यहाँ पे नवीनतम पूछा है, नवीनतम अगर उससे पूछा जा रहा है तो सबसे नवीनतम इसमें आपका जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है वो कौन सा आपका गोंडवाना। कौन सा है, गोंडवाना। और आप ये भी याद रखेंगे भारत में लगभग 90% कोयले का जो आपका उत्पादन है वो कौन से तंत्र में होता है, कोयला का जो उत्पादन है वो कौन से तंत्र में होगा, गोंडवाना तंत्र में 90% हम कह सकते हैं। और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा तंत्र करता है, विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, तो आंसर याद रखेंगे कौन सा आपका गोंडवाना। क्योंकि आप पढ़ते हैं ये सब कोयला उत्पादक राज्य हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब आपके कोयला उत्पादक राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। इनमें से आपको बताना है कौन सा चाय का निर्यातक आपका देश है, एक्सपोर्टर देश है सबसे बड़ा। तो आपको इसमें याद रखेंगे इसका अब वर्तमान में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चीन। चीन वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक भी यानी प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा आपका निर्यातक भी है। तो आप याद रखेंगे चीन सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका निर्यातक भी देश कौन सा आपका, चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा आपके सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। यानी आपको बताएं नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा आपकी सिंचाई कौन से राज्य में की जाती है, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इनमें से आप बताएंगे कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम बोलते हैं, स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्राइंगल के रूप में कौन से शहर आपके सम्मिलित हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं, बताएंगे सभी इनमें से कौन सा सही है। पर्यटन के लिए गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आप बताएं कौन सा सही है। तो गोल्डन ट्रायंगल के रूप में इनको जाना जाता है, कौन कौन है, आगरा, दिल्ली और कौन आपका जयपुर। तो ये गोल्डन ट्रायंगल का आपका निर्माण करते हैं। तो तीनों आप याद रखेंगे कौन कौन है, आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो इस तरीके से ट्रायंगल का निर्माण करेंगे ये तीनों शहर मिलकर के। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। इसमें आप बताएंगे असम में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है। तातीपाका आप बात करें तो ये याद रखेंगे ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम क्या है, भारत में सर्वप्रथम,
तो भारत में सर्वप्रथम कौन सी आपकी तेल शोधनशाला स्थापित की गई? भारत में सर्वप्रथम तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी आप कह सकते हैं, तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी। तो आप याद रखेंगे ये हमने कब? 1901 में। 1901 में कहाँ पर? आपका डिगबोई में। 1901 डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? डिगबोई पड़ता है आपका असम में। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम स्थापित की जाने वाली तेल शोधनशाला कौन सी? आपकी डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर? असम में। और इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? 1901 में स्थापित किया गया। वर्तमान में अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कितनी तेल शोधनशाला है? 23। और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी जामनगर। आप ये याद रखेंगे, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी? आपकी जामनगर। और जामनगर कहाँ पड़ता है आपका शहर? जामनगर पड़ता है आपका गुजरात में। क्लियर हो गया? सबसे बड़ी पूछे जामनगर गुजरात में। सबसे पहले आपसे पूछे 1901 में डिगबोई असम में। कुल तेल रिफाइनरों की संख्या कितनी आपकी? 23। और तातीपा का तेल शोधनशाला पूछे तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आप बताएंगे। दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है तो इसके माध्यम से आप बताएं कि सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे कम आपकी जो वर्षा है वो किस स्थान पर होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत की लोकेशन आप देखते हैं तो ये वाली दिशा क्या होगी? पश्चिम। और नीचे वाली क्या होगी? दक्षिण। और इन दोनों के बीच में जो आपका सागर है, इस सागर का नाम क्या है? इस सागर का नाम है अरब सागर। क्या नाम है? इस सागर का नाम क्या है? अरब सागर। तो ये आपका जल वाला क्षेत्र है अरब सागर। तो अरब सागर पे जैसे आपकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य किरणें पड़ने के कारण यहाँ का जल आपका गर्म होगा, वाष्प के रूप में बदलेगा और वाष्प हवा के साथ फिर भारत में आपकी जाने लगती है। और आप पढ़ते भी हैं कि भारत में जो आपका मानसून है सबसे पहले कौन से राज्य में पहुंचता है? तो सबसे पहले आपका कौन से राज्य में पहुंचेगा? केरल में। और केरल में कब पहुंच जाता है? तो 1 जून आप डेट मानते हैं कि 1 जून को केरल में पहुंच जाता है सबसे पहले मानसून। मानसून कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है आप कह सकते हैं 70 से 80% या 80 से 85% जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर वायु ऐसे आपकी चलने लगती है और आप ये कह सकते हैं जी 15 जुलाई तक क्या है? 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है फैल जाता है। उसके बाद में बारिश होगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून इस वाले राज्य में वर्षा नहीं कर पाता। इस वाले राज्य का नाम क्या है? इस वाले राज्य का आप नाम याद रखेंगे, इस वाले राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे वायु ऐसी आपकी निकल जाती हैं तो यहाँ पे टकराती नहीं, अवरोध नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं कर पाता? तो राज्य पूछे तो आपका तमिलनाडु है, लेकिन यहाँ पे स्थान दे रखे हैं तो स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका चेन्नई। लेकिन अगर आपसे पूछा क्वेश्चन अगर लौटते हुए मानसून से, किससे? आपका लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक जो आपकी वर्षा है वो कौन से राज्य में होती है? तो उस राज्य का नाम आप याद रखेंगे। लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा जो आपकी वर्षा होगी तमिलनाडु में। और लौटते हुए मानसून कब आएगा? ये आएगा अक्टूबर नवंबर में। कब आएगा? अक्टूबर नवंबर में। इसमें लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या था? सही आंसर था इसका चेन्नई। आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बांध है और एक तरफ आपकी नदी है, तो आप बताएंगे कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नहीं है। सरदार सरोवर बांध कोनार नदी, सही है या गलत है? तिलैया बांध नर्मदा नदी, सही है या गलत है? गांधी सागर बांध चंबल नदी, सही है या गलत है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, सही है या गलत है? आप बताएंगे अब इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। इसमें आप बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे सभी। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं, एक तो ये वाला गलत है, एक ये वाला गलत है। सरदार सरोवर बांध आप पढ़ते हैं तो सरदार सरोवर बांध ये कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर ये कौन से राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया? सरदार सरोवर बांध।
अब तिलैया बांध अगर आपका दे रखा है तो तिलैया बांध आप पढ़ते हैं तिलैया बांध। तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। कौन सी नदी है? बराकर नदी। और बराकर नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? ये राज्य का नाम याद रखेंगे, झारखंड में। कौन से राज्य में? झारखंड। बाकी अन्य सही सुमेलित हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर? आपका कृष्णा नदी पर। क्लियर हो गया। तो गांधी सागर अगर आपसे पूछे गांधी सागर कहाँ पर? आपका एमपी में। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आपसे पूछे ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया जी। तो इसमें दो गलत है आपका। सरदार सरोवर बांध तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका कौन सी नदी पर नहीं है? कोनार नदी पर नहीं है। ये कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट तिलैया बांध, ये आपसे पूछे तो ये आप याद रखेंगे, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। तिलैया बांध कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। और कौन से राज्य में? आपका झारखंड राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में आपको बताना है सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? ये GH हो रहा है, इसे हटा देता हूं। आप बताएंगे जी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बताएं, सभी कमेंट करके बताएं। तो आप इनमें से बताएंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू आप याद रखेंगे ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार बनी और आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। क्लियर हो गया सभी को जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे सभी। नेक्स्ट, यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है? तो आपको बताना है यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है। चंद्रमा का मतलब क्या है? आपको बताना है किस ग्रह का उपग्रह। तो ऑप्शन में आपके सामने है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताएंगे सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा? आपका बृहस्पति ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बृहस्पति ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी और सब्सक्राइब करेंगे और अपने माध्यम से जैसे संभव हो सके इसे आगे के लिए फॉरवर्ड करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।